हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मगध एम्पायर से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं एंशिएंट इंडिया के वेरियस टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम मगध एम्पायर से इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मगध ये 16 महाजनपदों में से काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी समृद्ध महाजनपद था। तो मगध में डायनेस्टी रूल शुरू हो जाता है और इसमें बहुत सारे डायनेस्टी रूल करते हैं। तो इस वीडियो में हम मगध के 3 डायनेस्टी को कवर करेंगे, हरियंक, शिशुनाग और नंद। तो हम इस वीडियो में इन 3 डायनेस्टी पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वेदा द मगधा इज मेंशन्ड फर्स्ट। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है हमें मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अथर्ववेदा। तो हमें अथर्ववेद में मगध का उल्लेख सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो वेद जान ही रहेंगे 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है और अथर्ववेद ये सबसे लेटेस्ट यानी ये सबसे नवीनतम वेद है। तो हमें अथर्ववेद में मगध का उल्लेख सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं महाजनपद के बारे में कवर कर चुका हूँ। 16 महाजनपदों में जो 15 महाजनपद हैं तो मैं कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो हम सिर्फ मगध पे फोकस रखेंगे। मगध में जो डायनेस्टी रूल शुरू हो जाते हैं तो इसमें हम मगध के डायनेस्टी रूल को कवर करेंगे। तो मगध का उल्लेख सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द 16 महाजनपदाज ऑफ एंशिएंट इंडिया इंक्लूडेड मॉडर्न पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कौन बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले में शामिल था। तो यहाँ पर आपको बताना है प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से कौन सा एक महाजनपद आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले में शामिल था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मगध। तो ये मगध महाजनपद था जो मॉडर्न बिहार के पटना और गया डिस्ट्रिक्ट में शामिल था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मगध। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज नोन एज मगधा इन द एंशिएंट पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एरिया एंशिएंट पीरियड में मगध के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है साउथ ऑफ गंगा। तो एंशिएंट पीरियड में गंगा के दक्षिण में सहायक नदियों किनारे का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है साउथ ऑफ गंगा। नेक्स्ट है, विच वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। तो यहाँ पर आपको बताना है एंशिएंट इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद कौन सा था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मगध। तो अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण मगध सबसे प्रमुख और समृद्ध महाजनपदों में से एक था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मगध। नेक्स्ट है, वाई मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। लगभग 200 वर्षों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया था। तो मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो यहाँ पर आपको बताना मगध लगभग 200 वर्षों में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया था, किस कारण से। तो ऑप्शन द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो मगध के कुछ हिस्सों में जंगल थे, यहाँ के कुछ हिस्सों में जंगल थे। देन मगध वाले रीजन में आयरन और माइंस थी। मगध वाले रीजन में आयरन और माइंस थी। और मगध के जंगल में हाथियों को सेना के लिए ट्रेन किया जा सकता था। तो मगध के जंगलों में हाथियों को सेना के लिए ट्रेन किया जा सकता था। और मगध में गंगा और सोन जैसी कई नदियाँ बहती थी। मगध में गंगा और सोन जैसी कई नदियाँ बहती थी। तो इसी के कारण से मगध 200 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट्स इन वार। उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे आपको उस किंगडम का नाम बताना है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मगध। तो मगध किंगडम ये पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मगध। नेक्स्ट है, विच माइंस वेयर फाउंड इन द मगध किंगडम। मगध किंगडम में कौन सी खदानें पाई गई हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर आयरन और माइंस। तो मगध किंगडम में आयरन और माइंस पाई गई है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर आयरन और माइंस।
नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा। मगध महाजनपद की पहली राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ग्रीवराज। ग्रीवराज या राजगिरी मगध महाजनपद की पहली कैपिटल थी। देन बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट कैपिटल मगध महाजनपद की ग्रीवराज या राजगिरी थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ अर्लीस्ट डायनेस्टी ऑफ मगध अकॉर्डिंग टू द हिंदू पुराण्स एंड महाभारत। हिंदू पुराणों और महाभारत के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बृहद्रथ। बृहद्रथ ये हिंदू पुराण एंड महाभारत के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश के संस्थापक थे। तो बृहद्रथ के द्वारा बृहद्रथ डायनेस्टी का स्थापना किया गया था, जो हिंदू साहित्य में वर्णित मगध का पहला रूलिंग डायनेस्टी था। तो बृहद्रथ डायनेस्टी ये हिंदू साहित्य में वर्णित मगध का पहला रूलिंग डायनेस्टी था। और इस डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे? तो रिपुंजय। रिपुंजय ये बृहद्रथ डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, जिनका हत्या इन्हीं के मिनिस्टर पुलिक द्वारा कर दिया गया था। तो इन्हीं का मंत्री पुलिक द्वारा रिपुंजय का हत्या कर दिया गया था। और यहाँ पे बृहद्रथ से संबंधित कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे इनके फादर का नाम क्या था? तो इनके फादर का नाम वसु था, इनके माता का नाम ग्रीका था, और इनके चिल्ड्रन का नाम जरासंध और शशिरेखा। बृहद्रथ के चिल्ड्रन का नाम जरासंध और शशिरेखा था। और हिंदू पुराण के अनुसार मगध का प्रारंभिक राजवंश बृहद्रथ के द्वारा स्थापित किया गया था। और बृहद्रथ डायनेस्टी ये मगध का पहला डायनेस्टी था हिंदू पुराण एंड महाभारत के अनुसार। तो बृहद्रथ डायनेस्टी का उल्लेख हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलता, सिर्फ हिंदू पुराण एंड महाभारत में ही हमें बृहद्रथ डायनेस्टी का उल्लेख देखने को मिलता है। तो हिंदू पुराण एंड महाभारत के अनुसार मगध का पहला डायनेस्टी बृहद्रथ डायनेस्टी था, जिसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से हम मगध एम्पायर में 544 बीसी से 323 बीसी तक के टाइम पीरियड को कवर करेंगे। तो इन टाइम पीरियड में मगध एम्पायर में 3 डायनेस्टी रूल करते हैं। फर्स्ट इज हर्यंक, देन सेकेंड शिशुनाग, देन थर्ड नंद। तो नंद के बाद मौर्य डायनेस्टी का स्थापना होता है, देन उसके बाद शुंग डायनेस्टी का स्थापना होता है। तो इसी प्रकार मगध एम्पायर में 8 से 9 डायनेस्टी रूल करते हैं, बट यहाँ पे हम 544 बीसी से 323 बीसी तक के टाइम पीरियड को कवर करेंगे। तो फर्स्ट डायनेस्टी हर्यंक है। तो हर्यंक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 544 बीसी से 412 बीसी तक है, और इस डायनेस्टी के फाउंडर बिम्बिसार को माना जाता है। तो बिम्बिसार ये हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे। और लास्ट रूलर नागदर्शक। नागदर्शक ये हर्यंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। देन इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना होता है। तो शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 412 बीसी से 344 बीसी तक है, और इस डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग हैं, और लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के महानंदीन। महानंदीन ये शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। देन इसके बाद नंद डायनेस्टी का स्थापना होता है मगध एम्पायर में। तो नंद डायनेस्टी का टाइम पीरियड 344 बीसी से 323 बीसी तक है, और इस डायनेस्टी के फाउंडर महापद्मनंदा। महापद्मनंदा ये नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे, और लास्ट रूलर धनानंद। तो धनानंद ये लास्ट रूलर थे। देन इसके बाद मगध एम्पायर में मौर्य डायनेस्टी का स्थापना होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ इन 3 डायनेस्टी को ही कवर करेंगे, इन 3 डायनेस्टी से ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। मगध के उदय के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बिम्बिसार। बिम्बिसार ये मगध के उदय के लिए जिम्मेदार थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बिम्बिसार। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना रियल फाउंडर मगध एम्पायर का रियल फाउंडर किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बिम्बिसार। तो बिम्बिसार को मगध एम्पायर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बिम्बिसार। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बिम्बिसार। तो बिम्बिसार ये हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इन्हें ही मगध एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बिम्बिसार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मगध एम्पायर वाज आल्सो नोन एज श्रेनिका।
मगध साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा को श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बिंबिसार। तो बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। तो जैन लिटरेचर में बिंबिसार का नाम हमें श्रेनिक देखने को मिलता है और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बिंबिसार का नाम हमें सेनिया देखने को मिलता है। तो जैन लिटरेचर के अनुसार इन्हें श्रेनिक कहा जाता है और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार इन्हें सेनिया कहा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन किंग स्टार्टेड द मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू स्ट्रेंथन हिज पावर? अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन शुरू करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो ऑप्शन द राइट आंसर बिंबिसार। तो बिंबिसार ये पहला भारतीय राजा थे जो अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन करना शुरू किए थे। तो इनकी 3 पत्नियां थीं। तो पहली पत्नी माना जाता है कि कौशल्या देवी। कौशल्या देवी ये बिंबिसार की पहली पत्नी थी जो कौशल की राजकुमारी और प्रसेनजित की बहन थी। तो प्रसेनजित ये कौशल के ही राजा थे। तो कौशल्या देवी ये प्रसेनजित की बहन थी। देन बिंबिसार की सेकेंड पत्नी चेलना थी। तो चेलना ये लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री थी और बाद में अजातशत्रु की मां बनती है। तो चेलना ये अजातशत्रु की मां थी। देन थर्ड पत्नी बिंबिसार की खेमा थी। खेमा ये पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी थी। तो खेमा ये पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी थी और इस मध्य का उल्लेख हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। इस मध्य देश का उल्लेख हमें महाभारत में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ के एक राजा थे शल्य। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन शल्य को छल से अपने साइड मिला लिया था। तो मद्र का उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलता है और महाभारत को हम ओरिजिनली जया संहिता के नाम से भी जानते हैं। जया संहिता भी कहा जाता है महाभारत को। तो बिंबिसार ये पहला भारतीय राजा थे जो वैवाहिक गठबंधन करना शुरू किए थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवक वाज वेल नोन वैद एट द कोर्ट ऑफ विच किंग? जीवक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बिंबिसार। जीवक ये बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य थे। तो जीवक ये भारतीय राजा बिंबिसार और गौतम बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे, बट ये बिंबिसार के दरबार के राजवैद्य थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक टू उज्जैन व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैड जॉन्डिस? बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था जब निम्नलिखित में से किस राजा को पीलिया हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर प्रोद्योत। तो प्रोद्योत ये अवंती के राजा थे और उज्जैन ये अवंती का कैपिटल था। तो जब चंड प्रोद्योत को पीलिया नामक बीमारी हुआ था तो बिंबिसार ये अपने रॉयल फिजिशियन जीवो को इनके इलाज के लिए भेजे हुए थे उज्जैन में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर प्रोद्योत। तो प्रोद्योत ये अवंती के राजा थे और उज्जैन अवंती का कैपिटल था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच रूलर कैप्चर्ड अंग महाजनपदा वन ऑफ द 16 महाजनपदाज एंड इंक्लूडेड इट इन मगध एम्पायर? किस शासक ने 16 महाजनपद में से एक अंग महाजनपद पर कब्जा कर लिया और उसे मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बिंबिसार। तो ये बिंबिसार थे जो अंग महाजनपद पर कब्जा कर लेते हैं और उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। तो बिंबिसार ये अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके इसे अपने किंगडम में मर्ज कर लेते हैं और यहाँ का राजपाट अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप देते हैं। तो अंग महाजनपद अजातशत्रु के हाथों में सौंप देते हैं और ब्रह्मदत्त ये लास्ट किंग थे अंग के। तो ब्रह्मदत्त ये अंग महाजनपद के लास्ट किंग थे। तो ये बिंबिसार से पराजित हो जाते हैं और बिंबिसार ये अपने एम्पायर में मर्ज कर लेते हैं और यहाँ का राजपाट अजातशत्रु को सौंप देते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच महाजनपदा बिकेम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ मगध एक्सपेंशन? मगध विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद बना था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर अंग। तो अंग ये पहला शिकार बना था मगध एक्सपेंशन का। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर अंग महाजनपद। तो बिंबिसार अंग को जीत लिए थे और ये मगध एक्सपेंशन का पहला शिकार बना था, पहला विक्टिम बना था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव ए रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी? एक नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला पहला भारतीय राजा कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बिंबिसार। तो बिंबिसार ये पहला भारतीय राजा थे जो एक नियमित और अस्थायी सेना रखते थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बिंबिसार।
नेक्स्ट है विच मगधा रूलर्स वाज नोन एज सेनिया। किस मगध शासक को सेनिया के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बिम्बिसार। बिम्बिसार को सेनिया के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बिम्बिसार। नेक्स्ट है अजातशत्रु ए रूलर ऑफ द हरियंका डायनेस्टी वाज द सन ऑफ। हरियंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है बिम्बिसार। तो अजातशत्रु ये बिम्बिसार के पुत्र थे। तो अजातशत्रु ये सेकेंड शासक बनते हैं हरियंक डायनेस्टी के और ये बिम्बिसार के पुत्र थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है बिम्बिसार। नेक्स्ट है विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसार टू असेंड द थ्रोन ऑफ मगधा। मगध की गद्दी पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दिया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अजातशत्रु। तो ये अजातशत्रु थे जो मगध की गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दिए थे। तो अजातशत्रु ये बिम्बिसार के पुत्र थे और महावीर एंड गौतम बुद्ध तो ये दोनों के समकालीन थे अजातशत्रु। और इनका शासनकाल देखें मगध पर तो 492 बीसी से 460 बीसी तक था, या फिर आप बोल सकते हैं अर्ली 5th सेंचुरी बीसी में मगध पर शासन अजातशत्रु का था, अर्ली 5th सेंचुरी बीसी में। और ये किस डायनेस्टी से संबंधित है? तो ये हरियंक वंश से संबंधित है। अजातशत्रु का संबंध हरियंक वंश से, तो इसलिए हरियंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ये अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। देन इसके बाद अजातशत्रु के बाद उदयन गद्दी पर बैठेंगे तो वह अजातशत्रु की हत्या करके बैठेंगे। तो इसलिए हरियंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी गद्दी पर बैठता है वो अपने पिता की हत्या करके बैठता है। तो ये अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके मगध के राजा बने थे। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी इज नोन एज कुनिक। हरियंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना हरियंक वंश के किस राजा को कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अजातशत्रु। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन मगधा बिकेम द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। किसके शासनकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किस राजा के शासनकाल में मगध नॉर्थ इंडिया में मोस्ट पावरफुल किंगडम बना था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में मगध नॉर्थ इंडिया में मोस्ट पावरफुल किंगडम बना था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अजातशत्रु सेंड विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर टू द बुद्धा टू गेट एडवाइस ऑन अटैक ऑन द वजीज। अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस मंत्री को वजियों पर आक्रमण के बारे में सलाह लेने के लिए गौतम बुद्ध के पास भेजा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वशस्कार। तो अजातशत्रु ने वशस्कार को वजियों पर आक्रमण के बारे में सलाह लेने के लिए गौतम बुद्ध के पास भेजा था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वशस्कार। तो ये वशस्कार मंत्री थे जो गौतम बुद्ध के पास गए हुए थे। नेक्स्ट है द फेमस वेपन महाशिलाकंटक एंड रथमुशाला इन एंशिएंट इंडिया वेयर बिलोंग टू होम। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध हथियार महाशिलाकंटक और रथमुशल किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अजातशत्रु। तो फेमस वेपन महाशिलाकंटक और रथमुशल ये अजातशत्रु से संबंधित है प्राचीन भारत में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग। गौतम बुद्ध किस राजा के शासनकाल में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अजातशत्रु। गौतम बुद्ध अजातशत्रु के शासनकाल में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। और इन्हें कहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इन्हें महापरिनिर्वाण मल महाजनपद के कैपिटल कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। और ये कुशीनगर में अपना लास्ट उपदेश दिए थे। ये अपना लास्ट उपदेश कुशीनगर में ही दिए थे। तो इससे पहले मैं गौतम बुद्धा पे कवर कर चुका हूँ बुद्धिज्म पे, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इन्हें अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन रेन ऑफ। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई थी। तो 483 बीसी में अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ग्रीवरज या राजगिरी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई थी।
तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं बुद्धिज्म पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द सन ऑफ अजातशत्रु द किंग ऑफ मगध। मगध के राजा अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो यहाँ पे आपको अजातशत्रु के पुत्र का नाम बताना है। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है उदयन। तो अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। तो उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है, इन्हें उदयभद्र भी कहा जाता है। तो ये बुद्धिस्ट और जैन अकाउंट के अनुसार अजातशत्रु के पुत्र और इनके सक्सेसर यानी मगध के अगले राजा बने थे। मगध में हर्यक डायनेस्टी के अगले राजा बने थे उदयन। और एक उदयन हमको ओतस में देखने को मिलेगा। जब हम ओतस महाजनपद को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे उदयन एक देखने को मिलता है। तो वो ओतस के राजा थे उदयन, और यहाँ पे उदयन। तो ये अजातशत्रु के पुत्र हैं। नेक्स्ट है, हु आर द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है उदयन। तो उदयन इन्हें माना जाता है कि ये पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है उदयन। नेक्स्ट है, विच अर्ली रूलर ऑफ मगध किल्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड वाज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीजन। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और उसी कारण से उसके बेटे ने उसे मार डाला? तो यहाँ पे आपको मगध के उस राजा का नाम बताना है जो गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दिए थे और बाद में उसी कारण से उनके पुत्र ने भी उन्हें मार डाला था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है अजातशत्रु। तो ये अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिए थे गद्दी पर बैठने के लिए। देन बाद में इसी कारण से जो अजातशत्रु का पुत्र उदयन है, तो ये भी अजातशत्रु को मार डाला था गद्दी पर बैठने के लिए। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है अजातशत्रु। नेक्स्ट है, उदयन लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स। उदयन ने किन दो नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है गंगा एंड सोन। तो उदयन ये गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखे हुए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है गंगा एंड सोन। और हम प्रेजेंट डे पटना को ही पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, तो अब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था? तो यहाँ पे आपको उस राजा का नाम बताना है जो पहली बार पाटलिपुत्र को अपने कैपिटल के रूप में चयन किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है उदयन। तो ये उदयन थे जो पहली बार पाटलिपुत्र को अपने कैपिटल के रूप में चयन किए थे। देन इसके बाद और भी राजा और भी डायनेस्टी आते हैं, लेकिन पहले राजा उदयन थे जो हर्यक डायनेस्टी से अपना संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर, ये पहली बार पाटलिपुत्र को अपने कैपिटल के रूप में चयन किए थे। नेक्स्ट है, किंग उदयन ऑफ मगध वाज ए फ्लोर ऑफ विच रिलीजियन। मगध के राजा उदयन किस धर्म के अनुयायी थे? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है जैनिज्म। तो मगध के राजा उदयन ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पे आपको अंतिम शासक बताना, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नागदशक। तो माना जाता है कि नागदशक ये हर्यक वंश के अंतिम शासक थे, क्योंकि शिशुनाग द्वारा लगभग 412 बीसी के आसपास में मगध के गद्दी पर से हटा दिया गया था। तो नागदशक के हर्यक वंश के अंतिम शासक बने थे। और यहीं पे हम हर्यक वंश के बारे में और बात कर लें तो हर्यक वंश पे लगभग 7 राजाओं के द्वारा 131 वर्षों तक शासन किया गया था। तो हर्यक वंश का शासन लगभग 131 वर्षों तक था, जिसमें 7 राजाओं शासन किए थे। तो पहले राजा बिंबिसार थे और लास्ट नागदशक थे। देन इसके बाद मगध पर शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना होता है शिशुनाग के द्वारा। तो ये हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटाकर शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना करते हैं। तो यहाँ से अब हम शिशुनाग डायनेस्टी से कवर करेंगे। तो शिशुनाग से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर शिशुनाग। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, हर्यक वंश के बाद किस वंश का स्थापना हुआ था, या हर्यक डायनेस्टी के बाद किस डायनेस्टी का स्थापना हुआ था? तो शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना हुआ था हर्यक डायनेस्टी के बाद।
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हु डिफीटेड द लास्ट किंग ऑफ अवंती एंड मर्ज इट विथ द किंगडम ऑफ मगध। अवंती के अंतिम राजा को किसने हराकर मगध राज्य में मिला लिया? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है शिशुनाग। तो ये शिशुनाग थे जो अवंती के अंतिम राजा को हराकर मगध राज्य में मिला लिए थे। तो अवंती ये प्रेजेंट डे एमपी में देखने को मिलेगा। एमपी के मालवा रीजन में स्थित है। तो यहाँ के अंतिम राजा को शिशुनाग हराकर मगध किंगडम में मर्ज कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द सेकेंड रूलर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वंश के दूसरा शासक कौन थे? तो यहाँ पे आपको सेकेंड रूलर बताना, शिशुनाग डायनेस्टी के सेकेंड रूलर कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कालाशोक। कालाशोक ये शिशुनाग डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे। तो पहले शिशुनाग थे और दूसरे कालाशोक बने थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज नोन एज काकवर्ण। निम्नलिखित में से किस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कालाशोक। तो इन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन डिड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल के दौरान सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान और सेकेंड कालाशोक। और यही पूछेगा डायनेस्टी, तो इनका संबंध है शिशुनाग डायनेस्टी। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल शिशुनाग डायनेस्टी के समय में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है वेयर वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर वैशाली। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये वैशाली में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर वैशाली। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पे आपको अंतिम शासक बताना, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है महानंदी। महानंदी ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। तो पुराणों के अनुसार नंदीवर्धन ये 9वें शिशुनाग राजा थे और इनके पुत्र महानंदी ये 10वें और अंतिम शिशुनाग राजा थे। तो महानंदिन की हत्या इन्हीं के पुत्र शूद्र पत्नी से पैदा हुए महापद्मानंदा के द्वारा कर दिया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं कहीं पे आपको नंदी वर्धन भी देखने को मिल सकता है। नंदी वर्धन को भी कहीं कहीं पे कंसिडर किया गया कि ये अंतिम शिशुनाग राजा थे। तो पुराने के अनुसार ये 9वें शिशुनाग राजा थे और महानंदिन ये 10वें थे। तो इन्हीं के पुत्र जो शूद्र पत्नी के द्वारा पैदा हुए थे महापद्मा, तो ये इनकी हत्या कर देते हैं और बाद में फिर नंद डायनेस्टी का स्थापना करते हैं महापद्मानंदा। तो ये बाय डिफॉल्ट शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द एंड ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वंश के अंत के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नंद डायनेस्टी। तो शिशुनाग वंश के अंत के बाद मगध पर नंद वंश का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नंद वंश। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा नंद डायनेस्टी है। तो इस वीडियो में हम मगध के 3 डायनेस्टी को कवर कर रहे हैं, हर्यंक, शिशुनाग और नंद। तो नंद ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पे हमारा नंद डायनेस्टी से फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपको फाउंडर बताना, नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महापद्मानंदा। महापद्मानंदा ये नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो नंद डायनेस्टी का स्थापना मगध पर मिड 4th सेंचुरी BC में महापद्मानंदा के द्वारा किया गया था। तो ये फाउंडर थे नंद डायनेस्टी के। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय किंग ऑफ मगध। मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजा कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महापद्मानंदा। महापद्मानंदा ये मगध के पहले नॉन क्षत्रिय राजा थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर महापद्मानंदा। नेक्स्ट है विच किंग ऑफ मगध वाज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियज। मगध के किस राजा को सभी क्षत्रियों का विनाशक कहा जाता था?
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महापद्मानंदा। महापद्मानंदा को सभी क्षत्रियों का विनाशक कहा जाता था, तो ये सभी क्षत्रियों पर विनाश कर दिए थे, तो इसलिए इन्हें सभी क्षत्रियों का विनाशक और इसी कारण से इन्हें सेकेंड परशुराम भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है नंदा डायनेस्टी या फिर नंद डायनेस्टी बोल सकते हैं। तो नंद डायनेस्टी को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महापद्मानंदा। महापद्मानंदा जी को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। और यहीं पूछेगा डायनेस्टी, तो नंद डायनेस्टी को कहा जाता है, और पूछेगा राजा के नाम, तो महापद्मानंदा इन्हें भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज ऑल्सो नोन एज उग्रसेन। उग्रसेन के नाम से किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महापद्मानंदा। तो महापद्मानंदा जी को ही उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महापद्मानंदा, इन्हें ही उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज एकराट। निम्नलिखित में से किसे एकराट के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महापद्मानंदा, तो इन्हें ही एकराट के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महापद्मानंदा। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ मगध वाज नोन एज सेकेंड परशुराम। मगध के किस शासक को द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर महापद्मानंदा, तो इन्हें द्वितीय परशुराम यानी सेकेंड परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे उग्रसेन, एकराट, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया, फिर या सभी क्षत्रियों के विनाशक के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। तो इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रूलर टू मर्ज कलिंगा विथ द मगध एम्पायर। कलिंग का मगध साम्राज्य में विलय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महापद्मानंदा। तो ये महापद्मानंदा थे जो कलिंग का सर्वप्रथम विलय मगध साम्राज्य में किए थे। तो महापद्मानंदा ये कलिंग को जीते, देन यहाँ पे इसके बाद एक नहर का खुदवाई कराते हैं, जिसका बाद में उल्लेख कलिंग के राजा खारवेल अपने हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में करवाए थे। तो बाद में कलिंग के राजा खारवेल ये अपने हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में करवाए थे। तो पहली बार कलिंग महापद्मानंदा के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एपिग्राफिकल एविडेंस रिवील्स दैट अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नंदा किंग ए कनाल वाज डग इन। पुरालेखीय साक्ष्यों से पता चलता है कि नंद राजा के निर्देश पर एक नहर कहाँ खोदाई गई थी? तो ऑप्शन द राइट आंसर है कलिंगा। तो पुरालेखीय साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि नंद राजा के द्वारा कलिंग में एक नहर की खोदाई की गई थी, तो ऑप्शन द राइट आंसर है कलिंग। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश के अंतिम शासक थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है धनानंद। तो ये धनानंद थे जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज कॉल्ड एग्रेमिज और जेंडरमेज बाय द ग्रीक राइटर्स। ग्रीक लेखकों ने किसे अग्रमिज या जेंडरमिज कहा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है धनानंद। तो ग्रीक राइटर्स के द्वारा धनानंद को अग्रमिज या जेंडरमिज कहा गया था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है अग्रमिज या जेंडरमिज के नाम से किसे जाना जाता है? तो धनानंद को जाना जाता है। तो इन्हें ग्रीक राइटर्स के द्वारा अग्रमिज या जेंडरमिज कहा गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सिकंदर के समकालीन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है धनानंद। तो धनानंद ये अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के समकालीन थे, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो ये नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के समकालीन थे, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है
Which one of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion? सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? तो यहाँ पे आपको बताना है अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय नॉर्थ इंडिया में किस डायनेस्टी का शासन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नंदा डायनेस्टी। तो अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय नॉर्थ इंडिया में नंद डायनेस्टी यानी नंद वंश का शासन था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है और उस टाइम राजा धनानंद थे। नेक्स्ट द फेमस बैटल ऑफ हाइडास्पेस वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड विच इंडियन रूलर? हाइडास्पेस का प्रसिद्ध युद्ध सिकंदर और किस भारतीय शासक के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है फेमस बैटल ऑफ हाइडास्पेस ये अलेक्जेंडर और किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है किंग पोरस। तो फेमस बैटल ऑफ हाइडास्पेस अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ हाइडास्पेस ये 326 बीसी में अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में लड़ा गया था। तो ईयर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में किस वर्ष लड़ा गया था? तो 326 बीसी में किंग पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में बैटल ऑफ हाइडास्पेस हुआ था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हाइडास्पेस वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। हाइडास्पेस की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है झेलम। बैटल ऑफ हाइडास्पेस ये झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है झेलम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है डायमेकस। डायमेकस ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो डायमेकस ये भारत आता है जब बिंदुसार शासन करते हैं। तो बिंदुसार जो मौर्य एम्पायर के दूसरे राजा थे, तो डायमेकस ये बिंदुसार के समय में भारत आता है। तो डायमेकस का अलेक्जेंडर से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। देन यहाँ पे बात कर लें हम न्यूकस, अनेसिक्लिटस और अरिस्टोब्यूलस, तो ये तीनों अलेक्जेंडर के साथ भारत आते हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है डायमेकस, इसका अलेक्जेंडर के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बिंदुसार के समय में आता है। नेक्स्ट है वेयर अलेक्जेंडर डाइड। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बेबीलोन। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी और बेबीलोन ये प्रेजेंट डे कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन प्रेजेंट डे आपको इराक में देखने को मिलेगा, इराक में लोकेटेड है। तो इसका मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। तो लगभग 323 बीसी के आसपास में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। और ये बैटल ऑफ हाइडास्पेस कब लड़ा था? तो ये 326, 3 साल पहले ये बैटल ऑफ हाइडास्पेस लड़ा था और इसका मृत्यु 323 बीसी में हो गया था बेबीलोन में। ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश ऑन द मगध आफ्टर द नंदा डायनेस्टी। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का स्थापना हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है नंद डायनेस्टी के बाद मगध पर किस डायनेस्टी का स्थापना हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मौर्य। नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी का स्थापना हुआ था। तो मौर्य डायनेस्टी का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य से कवर करेंगे, मौर्य डायनेस्टी से कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपको कोई क्वेरी तो वो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।